सत्ता की लेकिन शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर से सत्ता विरोधी शोले भड़क रहे हैं। एक बार फिर वहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता का रिमोट कट्टरपंथियों के हाथ में है, उन लोगों के हाथ में है जो बांग्लादेश में लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिहादी कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार में खुली छूट मिली हुई है। गुंडागर्दी, मारपीट, हत्या, नफरती नारेबाजी का लाइसेंस मिला हुआ है। आज बांग्लादेश में आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। कुछ तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश के विस्फोटक अपडेट आपको भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में आज की तारीख में ट्रेंड क्या हो रहा है। आज की तारीख में वहां किस शब्द की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? इस शब्द का नाम है तख्ता पलट। ये वही शब्द है जिसके दम पर शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, देश से भगाया गया। अब वही शब्द नई सत्ता यानी मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए ट्रेंड कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस, सेना, प्रशासन सबको खुली चुनौती दे रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद। आज दोपहर उस्मान हादी का अंतिम संस्कार किया गया। इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की शव यात्रा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। ये तस्वीर बांग्लादेश के ताजा हालात को बखूबी बयां कर रही है। ये बता रही है कि हादी की हत्या का असर क्या होने वाला है। ढाका के माणिक मिया एवेन्यू पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। जनाजे में 1 लाख लोगों के आने का दावा किया गया। परिवार की इच्छा के अनुसार हादी को ढाका यूनिवर्सिटी परिसर में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफन किया गया। जनाजे के दौरान इंसाफ की मांग करते हुए नारे लगाए गए। उस्मान हादी के जनाजे पर एंटी इंडिया नारे लगे। कहा जा रहा है कि इस मामले को भी कट्टरपंथियों ने प्रोपेगेंडा बना दिया। कट्टरपंथी कैसे बांग्लादेश पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, देखिए। अगली तस्वीर से आप ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में संसद भवन के सामने नारेबाजी की गई। हादी के जनाजे के बाद बांग्लादेश पार्लियामेंट पर हमला किया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने अटैक किया। इनकी मांग है कि बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू किया जाए। मोहम्मद यूनुस को भी ऐसा लग रहा है कि हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश उनके हाथ से निकल रहा है। उस्मान हादी के जनाजे में मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए थे। उनके अलावा बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी दलों के नेता भी थे। संसद परिसर के साउथ प्लाजा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जनाजे से पहले ढाका में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। संसद भवन और आसपास के इलाकों में पुलिस, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती रही। सवाल यही है कि ये तस्वीर, ये भीड़, ये उन्माद, ये सैलाब यूनुस की सत्ता के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में उस्मान हादी लोकप्रिय छात्र नेता था। शेख हसीना को सत्ता से हटाने में उसने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये डर यूनुस को बार बार सता रहा है। इसकी वजह आप आज के जनाजे में दिए गए बयानों से भी समझिए। लोगों ने यह कहा कि उस्मान हादी ने इंसाफ की लड़ाई शुरू की, वो भी जारी रहेगी। 24 घंटे में सरकार बताए हादी का कातिल कौन है। सरकार ये बताए कि हादी की हत्या के पीछे किसकी साजिश है। बांग्लादेश में नई राष्ट्रीय सरकार की जरूरत है, ये भी कहा गया है। पहले भी बांग्लादेश के लोगों की बातें नहीं सुनी गई, आज भी नहीं सुनी जा रही हैं। तथाकथित छात्र सलाहकार सांप बनकर काटते हैं और राक्षस बनकर इधर उधर भाग जाते हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में किसको सांप और किसको राक्षस कहा जा रहा है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सड़कों पर उतरे उस्मान हादी के समर्थक सीधे वहां की सत्ता और पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। उनके लिए संदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उस्मान हादी के खून को बेकार नहीं जाने देंगे। उस्मान हादी के खून के साथ इंसाफ लिया जाएगा। हर कोई उस्मान हादी नहीं बन सकता। उस्मान हादी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हादी वो था जिसने पूरे बांग्लादेश को जागरूक किया। हादी वो था जिसमें विद्रोह कर सरकार का तख्ता पलट करवाया। अब बांग्लादेश में चल रही तख्ता पलट वाली आशंका की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें तख्ता पलट की साजिश के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ढाका में हजारों लोगों को निशाना बनाने की योजना है।
जिसमें विदेशी दूतावासों और सरकारी संस्थाओं पर हमले किए जा सकते हैं। मतलब यह कि ढाका में संसद भवन पर कट्टरपंथियों का अटैक सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आशंका जताई गई है कि कट्टरपंथी ढाका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और दंगे की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पूरे बांग्लादेश से लोग ढाका पहुंचेंगे और नई सरकार बनाने की कोशिश में मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटा देंगे। दो सवाल अहम हैं। क्या बांग्लादेश में तख्तापलट की साजिश हो रही है? इसका सच क्या है? क्या बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन पर हमले का प्लान है? क्योंकि इस प्रदर्शन में हर जगह भारत विरोधी नारे और नैरेटिव देखने को मिल रहे हैं। कल से ही आपको हम कई तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। लिमन सरकार तारिक हुसैन मानिक मियां को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर मोहम्मद यूनुस ने भी 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। असल सवाल यह है कि किसके कहने पर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई होगी? ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या से पहले का वीडियो है, जब उसे पुलिस थाने में रखा गया था। पुलिस थाने में रहने के बावजूद वो कैसे कट्टरपंथियों के हाथ लग गया, इस पर मोहम्मद यूनुस क्या जवाब देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है। ईस्टर्न कमांड किसी भी हालात के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर संसदीय समिति ने भी सख्त टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय से रणनीतिक प्राथमिकता बनाने की सिफारिश की गई है। समिति ने कहा है कि अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदुओं के पूजा स्थलों, सांस्कृतिक संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाया गया, जिससे न केवल वहां का सामाजिक ताना बाना प्रभावित हुआ है, बल्कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में भी तनाव बढ़ा है। भारत में विपक्ष के नेता की भी मांग है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सरकार को आवाज उठानी चाहिए। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। पिछले 2 साल से हम मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बांग्लादेश में जो तनाव है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो सुनते आए। लेकिन भाजपा से या देश के हमारे सरकार से कुछ नहीं सुन रहे, सिर्फ सोशल मीडिया में सुन रहे। और यही भाजपा की बीसीसीआई जो उनसे क्रिकेट खेलने में उत्सुक है। और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए, लेकिन इस हाल में जैसी चीजें चल रही हैं, ये बहुत चिंतित बात है। भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म की चीजों दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है और बांग्लादेशियों को भी काफी तकलीफ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ शांति समाधान आ जाए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ जल्दी चुनाव होगा, सरकार आना चाहिए, शांति होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। कहीं भी किसी के साथ ज्यादती हो, हमें उसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क में जो हो रहा है, पहले उसकी निंदा तो कर लूं। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जो मेरा मुल्क है, जिसमें मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुसलमान आज तक कभी उसने गद्दारी देश से नहीं किया। ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई इससे है और उन मुसलमानों को आज गद्दार कहा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट वाली ट्रेंडिंग खबरों के बाद अब भारत के दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं, जहां सत्ता का तख्ता पलट होना सामान्य सी बात है। ये मुल्क है पाकिस्तान, जहां शहबाज शरीफ को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर सत्ता चला रहे हैं। वहां बने रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर बात चाहे अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की हो या फिर ट्रंप की चापलूसी करने की। लेकिन अब मुनीर का सत्ता वाला ये पूरा मास्टर प्लान पाकिस्तान के लिए डिजास्टर प्लान बनता जा रहा है। मुनीर के लिए हर तरफ से संकट है। उनकी सुरक्षा, सियासत और साख तीनों ही दांव पर हैं। एक तरफ टीटीपी के खूनी बदले ने मुनीर को परेशान कर दिया है, वहीं जेल में बंद इमरान खान के बेटों ने लंदन में बैठकर मुनीर के सियासी मंसूबों को नई चुनौती दी है। तीसरा संकट मुनीर की साख पर है, क्योंकि ट्रंप के दबाव में वो गाजा में सेना भेजकर अपनी ही आवाम की नजरों में विलन बनने जा रहे हैं।
सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो पिछले 3 वर्षों से जेल में हैं। आज इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। इमरान खान पर गिफ्ट में मिले महंगे सामान को सरकारी खजाने में जमा न कराने का आरोप है। इमरान को मिली इस सजा से यह साफ हो गया है कि मुनीर उन्हें जेल से बाहर नहीं देखना चाहते। लेकिन मुनीर के लिए ज्यादा दिन तक ऐसा कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि विदेश में रह रहे इमरान के दोनों बेटों ने पिता के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इमरान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम खान अगले महीने पाकिस्तान जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता इमरान को 6 फीट की एक कोठरी में रखा गया है, जहां किसी इंसान के लिए सांस ले पाना भी मुश्किल है। ऐसा करके मुनीर इमरान को मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर अब इमरान खान से डरे हुए हैं। डर भी इतना कि वो इमरान को मारने का आदेश भी नहीं दे सकते। पिछले आर्मी चीफ बाजवा की तरह मुनीर को भी डर है कि ऐसा हुआ तो इमरान खान शहीद बन जाएंगे। जनता सड़कों पर उतर जाएगी और पाकिस्तान में दंगे हो जाएंगे। जनता का गुस्सा इस कदर भड़केगा कि मुनीर के लिए सत्ता में रहना असंभव हो जाएगा। अब मुनीर के दूसरे संकट की तरफ बढ़ते हैं, जो उन्हें ट्रंप की चापलूसी करने की वजह से फ्री में ही मिल गया है। यह संकट ऐसा है जिससे मुनीर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के गद्दार बनने जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान गाजा में अपने सैनिक भेजने को तैयार है। यानी इजराइल के खिलाफ आग उगलने वाला पाकिस्तान अब उसी से हाथ मिलाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐसा ही आदेश है। ट्रंप के कहने पर अब मुनीर के सैनिक हमास के लड़ाकों से लड़ेंगे और इजराइल की हिफाजत करेंगे। ये ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों अपनी जनता से सबसे बड़ा छल करने वाले हैं। गाजा में इजराइल की मदद के लिए अपने 20,000 सैनिक भेजने वाले हैं। हालांकि आसिम मुनीर ने इस सच को छिपाने की खूब कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने ही मुनीर का प्लान लीक कर उन्हें फंसा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजेगा। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। ये पाकिस्तानी सैनिक गाजा में सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखेंगे, इमारतें बनवाएंगे और हमास को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे। यानी गाजा के शांति समझौते में जो भी फिलिस्तीनी रोड़ा बनेगा, उसे मुनीर के सैनिक सबक सिखाएंगे। चोरी छिपे ये सब कर मुनीर पैसा भी कमाना चाहते हैं और ट्रंप की चापलूसी भी। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने सैनिकों को किराए पर देने की रेट लिस्ट भी तय कर ली है। दावा है कि पाकिस्तान ने प्रति सैनिक $10,000 मांगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की यहां भी बेइज्जती हुई है। रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल ने पाकिस्तान को सिर्फ $100 का ही ऑफर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने मुनीर की पूरी प्लानिंग सार्वजनिक की, पाकिस्तान में लोग मुनीर को बुरा भला कहने लगे। उनके अपने ही लोग उन्हें इजरायली और अमेरिकी एजेंट बताने लगे हैं। एक तरफ इमरान और दूसरी तरफ लीक हुआ गाजा प्लान, तो मुनीर की परेशानी बढ़ा ही रहे हैं। टीटीपी का खूनी बदला भी मुनीर की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली इलाके में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया। लैंडमाइन विस्फोट में सेना के बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया। धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। तहरीक तालिबान का ऐसा ही एक हमला उत्तरी वजीरिस्तान में भी हुआ, जहां पाकिस्तानी सैन्य कैंप में फिदायीन हमलावर घुसे, सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस हमले में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री के 4 सैनिक मारे गए हैं। सत्ता में अब एक चिंताजनक खबर, जिसका दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में रहने वालों पर लगातार असर हो रहा है। लेकिन संसद में सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण से जुड़ा है। आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पास बना रहा, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति रही। ये ऐसी स्थिति है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खांसी होती है, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा होता है। लेकिन सरकार का कहना है कि उनके पास ऐसे ठोस आंकड़े नहीं हैं जिससे ये स्थापित हो पाए कि AQI के उच्च स्तर और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई सीधा संबंध है। हालांकि सरकार ने वायु प्रदूषण को सांस संबंधी रोगों के बढ़ने का एक कारण माना है। ये जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी। बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सरकार से पूछा था कि क्या दिल्ली NCR में लंबे समय तक खतरनाक AQI रहने से फेफड़ों की क्षमता कम हो रही है।
इस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसे ठोस आंकड़े नहीं हैं जिससे ये कहा जा सके कि AQI का लेवल और फेफड़ों की बीमारी का सीधा संबंध है। यानी जिस प्रदूषण से आप हांफ रहे हैं, खांस रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, उस पर सरकार के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली NCR की सर्दियों में प्रदूषण की समस्या पिछले 9 से 10 सालों से है। बावजूद इसके सरकार आंकड़ों से रहित है। वैसे सरकार के दावों से अलग मेडिकल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि खराब हवा के कारण फेफड़ों के काम करने की क्षमता घट रही है। इतना ही नहीं, 2019 की द लैंसेट और ICMR की रिपोर्ट द इंडिया स्टेट लेवल डिजीजेस बर्डन इनिशिएटिव में ये कहा गया है कि 2019 में भारत में होने वाली कुल मौत में लगभग 18% वायु प्रदूषण की वजह से ही हुई। यानी लगभग 16,70,000 लोगों की मौत में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी वजह थी। जबकि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट इससे भी आगे जाती है, जिसमें दावा यह किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर वर्ष 21 लाख लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण औसत भारतीय की उम्र लगभग 1 साल 70 दिन कम हो रही है। यानी सरकार के पास भले ही ठोस आंकड़े ना हो, लेकिन सरकारी एजेंसी ICMR के आंकड़े सरकार को देखने चाहिए। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट तो और भी डराने वाली है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण एक औसत भारतीय की उम्र को 3.5 वर्ष कम कर रहा है। दिल्ली NCR में रहने वालों की उम्र में 7 साल से 8 साल या 7 साल से 10 साल तक की उम्र में कमी हो रही है। और यही नहीं, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण भारत को अपनी GDP का लगभग 1.36% का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ये कह रहे हैं कि प्रदूषण और फेफड़ों की बीमारी पर उनके पास ठोस आंकड़े नहीं हैं। लेकिन इस संसद सत्र में 3 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा को ये बताया था कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं के 2,04,758 मामले सामने आए। इनमें से करीब 35,000 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मंत्रालय के अनुसार वायु प्रदूषण इसका प्रमुख कारण था। तो पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के विभाग के पास भले ही अपना ठोस आंकड़ा ना हो, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े को ठोस आंकड़ा मान सकते हैं। वैसे TV9 भारतवर्ष की टीम ने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है और ये समझने की कोशिश की है कि वायु प्रदूषण का फेफड़ों की बीमारी से कितना संबंध है। देखिए और समझिए कि स्थिति क्या है। जो पॉल्यूशन है ये स्लोली जो है लंग्स को डैमेज करता है। हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग को स्लोली डैमेज कर रहा है ना। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि या उसको मान के चलिए कि हम लोग जब कई बार टिप्पणी करते हैं कि भाई आपकी लाइफ जो है 5 से 10 साल कम हो जाती है अगर इतना ही पॉल्यूशन रहेगा तो। नॉर्मल एक चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, ये एकदम लंग फील्ड्स जो है ये वाले हैं, ये हार्ट है जो सफेद सा दिख रहा है ना, ये लंग फील्ड्स नॉर्मल है, तो ये एकदम नॉर्मल एक है, ठीक है ना। आप इसमें किसी भी तरीके की इसकी कोई परेशानी नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। ये मान के चलिए कि ये वाला है, देख रहे हैं इसमें ऐसा व्हाइट सा पैच आ रहा है, इसी ढंग से इन्फेक्शन होगा तो व्हाइट सा पैच नजर आएगा। ये जो पैचेस आ रहे हैं, हाँ, ये वाला जो व्हाइट सा पैच आ रहा है, ये देखिए ना आप, ये लंग फील पूरी की पूरी मेरी ठीक आ रही है, ये व्हाइट सा पैच आ रहा है। इतना पॉल्यूशन है कि ये मान के चलिए कि जो बाहर रह रहा है उसके 10 से 12 सिगरेट के बराबर है जो नहीं स्मोक कर रहा, और आप देख रहे हैं कि उसको पता भी नहीं चलता। जो लोगों को कोई भी पहले सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी इस मौसम में खांसी होती रहती है, खांसी ठीक नहीं होती, ऐसे लोगों को भी पंप, इनहेलर, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। जो लोग दिल्ली में लगातार रहते हैं, पहले भी स्टडीज ने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी लंग की कैपेसिटी कम होती जाती है और उनके पल्मनरी फंक्शन टेस्ट खराब होते चले जाते हैं। ये वाली बात क्लियर है कि लंग का फाइब्रोसिस, लंग का सिकुड़ना होता है एयर पॉल्यूशन से लेकर। भले ही दिल्ली गैस चेंबर बन गई हो, सांस संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल में भीड़ बढ़ गई हो, लेकिन सरकार के भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। सरकार प्रदूषण कम करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। इसमें कितनी कामयाबी मिल रही है, ये अलग विषय है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जो कोशिश की है उससे थोड़ी राहत है, ऐसा दावा है। दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि सरकार प्रदूषण को काबू करने की कोशिश में लगी हुई है
और जो उपाय किए गए हैं उसमें ग्रैप 4 के उल्लंघन में पिछले 3 दिन में 17,000 गाड़ियों की जांच हुई है। पिछले 3 दिन में 1 लाख से अधिक PUCC जारी किए गए हैं। शुक्रवार के ही दिन 47,600 PUCC जारी किए गए। ये एक दिन में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मंत्री ने कहा कि 20 से 25% प्रदूषण ही ट्रांसपोर्ट से होता है। हम EV पॉलिसी ला रहे हैं, इसे 15 से 20 दिन में पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। दावा यह भी है कि EV पॉलिसी आने के बाद काफी पोल्यूशन कम होगा। एक बार सुनिए वो कह क्या रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ वो अक्षरधाम से दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए तस्वीरों में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कारण ये है कि आज डेंस फॉग है और इसकी वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल है। मैं आपको अक्षरधाम फ्लाईओवर से नीचे सड़क का अगर हाल दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए NH24 का हाल, लोगों को कितना स्लो चलना पड़ रहा है इस सड़क पर। आज के मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करती हूँ तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 380 दर्ज किया गया, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। पिछली सरकार की कमियों और लापरवाहियों के कारण दिल्ली की जनता भी जूझ रही है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जिस साज के कारण हो गिरी है उसके लिए डॉक्टर्स को अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया और उसको वेल इक्विप्ड विद मेडिसिन। हमने स्टॉक को कहा है कि स्टॉक अब हमेशा रखिए। मेरा बेटा जो कि पहले वहाँ था कानपुर में था IIT में, तो अभी वो आया हुआ है तो उसको वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं था, वहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बट नाउ यहाँ दिल्ली आने के बाद से उसको डेली खांसी, कफ, कंजेशन और वो खुद ही बोल रहा है कि एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं या है थोड़ा जो भी है डर्ट, उसकी वजह से मुझे कंजेशन है। आइडियाज तो सरकार जो लगा रही है वो बहुत अच्छे आइडियाज लगा रही है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे। आगे चलते तो आंखों में पानी आने लग जाता है, तो काफी दिक्कत परेशानी तो हो ही रही है इस समय। गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती हैं? गाड़ी चलाने में, गाड़ी के अंदर भी जो है मतलब हम कितना भी वो कर लें उसके बाद भी जो है AQI कम नहीं होता है और बढ़ता रहता है। सत्ता में अब बात करते हैं यूपी में कफ सिरप पर चल रही बुलडोजर वाली सियासत की। कोडीन कफ सिरप मामले में आज अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जवाब दिया है, वो भी शायराना अंदाज में। अखिलेश यादव ने कहा कि कालीन भैया और कोडीन मामले में जिन पर 128 FIR दर्ज हैं वो अब कोडीन भैया कहलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। कालीन भैया, कोडीन भैया, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपको बता दें कि कल CM योगी इस मामले में समाजवादी पार्टी पर व्यंग कर रहे थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कफ सिरप मामले में जो कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें कई माफियाओं का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। आप कालीन और कोडीन वाली इस लड़ाई को सिर्फ 120 सेकंड में समझिए। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि SIT एक राज्य स्तर की SIT इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए।
और सत्ता में अब आपको भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ा एक जरूरी अपडेट भी दे दें। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है, वहीं शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। ओपनिंग जोड़ी के तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को जगह दी गई है। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को टीम में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल के साथ रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन टीम में हैं। ईशान किशन की 2 वर्ष टीम इंडिया में वापसी हो रही है। 2 वर्ष के बाद इस टीम सिलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा शुभमन गिल को ना चुने जाने की है। चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर ने कहा है कि गिल इस समय रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है। इसी दिन भारत वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका से अपना पहला मैच खेलेगा। बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।